रशियंस हैं जो साड़ी पहनते हैं, गोपाल जी को मानते हैं, हरे कृष्णा का जाप करते हैं, नहीं करते करते हैं ना। तो क्या वहाँ डेवलपमेंट नहीं है? डेवलप्ड है, हम तो डेवलपिंग कंट्री है। तो सिर्फ बात जो है सोच की। अब आपका जो सवाल था उसका मैं एक जवाब और देता हूँ। डेवलपमेंट करने में ट्राइबल एरिया बहुत दिक्कत आता है। जैसे मेरे विधानसभा में ऐसे शायद 32 विलेजेस हैं जहाँ रोड नहीं है, बिल्कुल रोड नहीं है। आपको यकीन ना हो, रोड देखना हो कैसी होती है तो एक रातामाटी बिटिया है और एक चूरनी बागचा, 4 गांव आप होके मतलब आप हाँ आप होके आइए, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा भी है हमारा भारत, आपको देखने को मिलेगा। हम लोग विधानसभा मांग करते हैं, हम प्रधानमंत्री सड़क की मांग करते हैं, ऊपर जवाब क्या आता है हम लोग कि भैया वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है इसलिए प्रधानमंत्री सड़क क्यों ना। समझ रहे हो? वर्ल्ड बैंक से लोन मिला की पॉलिसी है कि भैया आपको ग्रीनरी फैलानी है, तो हम ऐसे रूरल एरियाज को टच नहीं करेंगे। और आप सोचो क्या वहाँ रहने वाले आदिवासी इंसान नहीं है क्या उनकी बेसिक जरूरत नहीं हो सकती है? क्या उनको हम झोंक देंगे कि भैया आप लोग जंगल में ही रहोगे? हम कह रहे हैं कि देखिए जंगल आज सुरक्षित है तो उनकी वजह से सुरक्षित है, पर कम से कम उनको बेसिक एम्यूनिटीज तो दो, रोड तो दो, नेटवर्क तो दो। वो रह रहे हैं अपने कल्चर के साथ रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे, पर आप उनको रोड ही नहीं देते। आज वहाँ डिलीवरी होती है वो 4 पाई पे लेके आते हैं, ऐसा भी हुआ खटिया पे लेके आते, 4 पाई मतलब खटिया पर पलंग की साइड बोलता है उसमें लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती। चूरनी बागचा आपका बिटिया रातामाटी बहुत सी जगह है क्या नहीं है रोड। अगर मैं विधानसभा मांग ना करूं तो मैं दोषी, पर मैं विधानसभा चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूँ, मेरा वीडियो भी आप देखना, मैंने मांग करी, पर बात सबको फायदा नहीं करता। आगे भी लड़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं। लाइन के लिए हमने मतलब एक पावर हाउस सैंक्शन करवाया तो गवर्नमेंट के लिए जमीन नहीं दे रही। देखिए मैं कांग्रेस से आमिल हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट की गलती नहीं, पर जो लोकल उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उन लोगों की एक लालच होती है, सोच होती है। मैंने एक सबस्टेशन स्वीकृत करवाया भीमपुरा, वहाँ पे 24 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी 8 घंटा बिजली मिलती है, चाहे आप खेत में ले लो चाहे आप गाँव में ले लो, वोल्टेज नहीं मिलता मुंह पे। अगर आपको हमको अगर 8 घंटे फॉलोअप लिया है, अब मिल रही है, तो मैंने यहाँ भी ऑप्शन रन किया था कि मैं जमीन खरीद रहा हूँ और मैं डोनेट करूंगा, 2 एकड़ जमीन खरीद के मैं डोनेट करूंगा, लेकिन जब मैं डोनेट करूंगा तो पुराने व्यक्ति का मैं नाम लेके बोलूंगा कौन ने रुकवाया है, तब जाके हमको हो रहा है ना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीजेपी की गलती है, मैं कांग्रेस से एमएलए हूँ, मैंने मांग करी, वो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको स्वीकृत कर दिया। मैं ज्यादा चिल्लाता हूँ विधानसभा से इसलिए कर दिया जो भी पर उनकी लोकल अथॉरिटी यहाँ पे लोकल जो उनके प्रतिनिधि मंडल जो होता है उनकी वैसे रुक गया है ना। तो पॉलिटिक्स जो होती है वो बहुत मतलब 1+1 2 नहीं हो सकता, इसके तो बहुत सारे दाव पे मैं पहले नहीं समझता। लास्ट इलेक्शन में मैंने फाइट किया था, गठबंधन किया था, शायद 2000 वोटों से हार गया। बहुत कुछ सीखा उस समय, 26 ईयर्स के थे, बहुत कुछ सीखा मैंने। अब जाके सुधार अपने अंदर भी लेके आया, वर्किंग स्टाइल में भी सुधार लेके आया, और आज मैं यहाँ से विधायक हूँ, तब जब बीजेपी की पूरी लहर है मध्य प्रदेश में। बात में ज्यादा है हमारे यहाँ पे, शायद अभी 2-3 केसेस डिटेक्ट हुए थे, अभी लास्ट ईयर ही हमने देखा था। यहाँ ज्यादा उतना है नहीं ट्राइबल एरिया, मतलब ट्राइबल्स में सिकल सेल का बीमारी मिली है, पर वो हमारे क्षेत्र में उतनी नहीं। ये एमपी के बॉर्डर है। हाँ, ये गुजरात में स्पेशली देखोगे तो वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत। मुरैना में भी 20 से 30% इस लेवल पर की जो हमारे अभी राज्यपाल है वो ट्राइबल मिनिस्टर रहे गुजरात, तो सिकल सेल में उन्होंने गुजरात में बहुत सारे रेगुलेशन लेके आए थे, ऑल्दो बीजेपी के हैं ना, पर उन्होंने अच्छा किया था। जो यहाँ वो बने थे तो उन्होंने यहाँ भी जांच कराई थी, तो बड़वानी मेरे ख्याल से आगे वो आए थे, हमारे विधानसभा में गाँव बड़वानी, वहाँ वो आए थे, तो उस समय कुछ सिकल सेल के टेस्ट हुए थे और सार्वजनिक भी करवाया था, मतलब वहाँ वो आए थे। तो इसके आने से पहले वो इंटरेस्टेड थे कि यहाँ पे क्या डेटा है, तो उन्होंने एक मास लेवल पे जांचें करवाई थी, तो उसमें कुछ हाथ निकला नहीं था, शायद पूरे उसमें देखा जाए 2 या 3 केस मुश्किल से मिले होंगे। तो अगर पूरी विधानसभा में 2 या 3 मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको डेंगू भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ वो डिसीज है ही नहीं, और ट्राइबल कम्युनिटी में इतना लिटरेसी रेट नहीं है। जो लोग पढ़ भी गए हैं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के माध्यम से,
अवेयरनेस फैला भी रहे हैं, लेकिन वो बीमारी हमारे यहाँ है नहीं, तो इसलिए उसके बारे में यहाँ कुछ बातचीत भी नहीं होती। ज्यादा लोगों को नाम से भी नहीं पता कि क्या होता है, वो नहीं समझते। मतलब आपने मुझसे पूछा, मैं उस कैंप में था तो मैंने आपको बता दिया। आप दूसरे एमएलए के पास जाओगे शायद बता भी नहीं पाएगा कि यार क्या होता है। इन जनरल नाम नहीं पता लोगों को, नहीं पता, नाम भी नहीं पता है। तो वो मतलब कि कितना परसेंटेज जहाँ पे आप एक्चुअली में उसको अप्लाई करते हैं कि जैसे को ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए मैं अमेरिका की बात तो नहीं करूँ, मैं इनके बेटे की बात करूँ। इनके बेटे का एक यूट्यूब चैनल है एल पटेल भाई, यूट्यूबर नाम एल पटेल, लखन पटेल के नाम से उसका। वो बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहा है, मतलब किस तरह से ये जो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है ऐसा नहीं, वो सीड्स पे वर्क करता है। जैसे अगर आप सोयाबीन के सीड्स बेचोगे, F1 F2 के बेचोगे, तो मेरे ख्याल से 8,000 रुपए कुंटल बिकता है, ठीक। और अगर आप उसको एज अ क्रॉप बेचोगे तो शायद आपको 4,800 रुपए ही मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल का फायदा आपको होगा। पर आपके पास में पता होना चाहिए कि होल्डिंग कैपेसिटी क्या है और किस ग्रेड का सीड अच्छा होता है जो बिक सकता है ना। ये नॉलेज अगर उसको होगी तो कर सकता है। इनका बेटा जो है वो सॉइल टेस्टिंग के बाद, मट्टी परीक्षण जो हिंदी में कहते हैं, उसके बाद में वो क्या बोलता है अपनी क्रॉप को करता है। सोयाबीन को भी बेड पे होता है एक, हिंदी में आप क्या बोलते मुझे नहीं पता, एक फार्मिंग बेड होता है, फार्मिंग बेड होता है। फार्मिंग बेड पे आप क्रॉप बोते हो, प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है, समय ज्यादा लगता है, पर वो मिलता है। जैसे अभी लोग, कुछ लोगों ने सोयाबीन ट्राई की इस बार, सुनला गया था, मैं वहां देख के आया। तो अगर जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको कि जिस सेक्टर में उसे वर्क करना है उस सेक्टर की उसको पढ़ाई कराई जाएगी तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और एक बात है कि जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, तो नॉलेज, अच्छे खासे नॉलेज, मतलब दे आर लॉस्ट। सो हैज द गवर्नमेंट टेकन एनी इनिशिएटिव टू प्रिजर्व? I'm not getting you. Just please report your point. Okay, so traditional farming practices which were much more organic and which produced much better results, उसकी जो knowledge है वो घटती जा रही है, and our education system hasn't been successful in educating the youth to मतलब मैं समझाऊं आपका सवाल। पुरानी कोई ऐसी नॉलेज है फार्मिंग की या किसी भी सेक्टर की जो बहुत एडवांस थी, पर उसको हम क्या बोलते हैं सीख नहीं रहे, तो वो विलुप्त हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फार्मिंग सेक्टर में ऐसा कोई चीज है, एक बिलोना घी को छोड़ दें अगर हम, तो है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि, मतलब आप देखो पहले P52 कौन सा PDS गेहूं, पहले एक लाल गेहूं आता था, है ना। वो लाल गेहूं को शायद फॉरेन कंट्रीज में शुगर भी खाना पसंद नहीं करता, राशन में मिलता था वो। हाँ मिलता था, राशन में मिलता था। वो होता ही था, हमारे यहाँ होता था ना, गवर्नमेंट बाहर लेके आती थी। तो आप देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था उससे क्या हुआ, पहले हमारे जो बाप दादा थे बैलगाड़ी से फार्मिंग करते थे और शायद 3 बोरा 4 बोरा गेहूं उगाते थे एकड़ पीछे, 4 बोरा। आज हम 22 बोरा कर रहे हैं। तो ये रेवोल्यूशन है, ये एडवांसमेंट कह लो, या हमने कुछ ना कुछ बेहतर किया है फार्मिंग उसमें भी, है ना। तो फार्मिंग में वो चीज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई टेक्निक है। हाँ, फुटकी बाजरा वो जो होता है, वो जो, हाँ वो सब जो पहले होते थे कि पहले गेहूं की बहुत कम लोग खाते थे, कुटकी बाजरा खाते, क्या खाते थे, कुटकी बाजरा, ज्वार, गेहूं, है ना, वो खाते थे। वो अब लोगों ने खाना ही बंद कर दिया है। अब खाना बंद कर दिया है तो अब उगा भी लोग तो खरीदेगा कौन। तो वो मतलब टेक्नोलॉजी विलुप्त तो नहीं हुई है, वो है, पर अगर वो चीज लोग खरीदेंगे, उसके फायदे समझेंगे तो ठीक है, और नहीं तो पहले जमाने में शायद गेहूं एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, मेहमानों की लगता था। अब ज्वारी नहीं रखी हुई है, वो भी ज्यादा रेवोल्यूशन में भी यही क्या था कि अब गेहूं कोई डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम बोला और शुगर भी मेरे इसमें काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं नाम बोल रहा हूँ, ये 2016 का मामला है। यहाँ से लेके गए लोगों को लेबर्स के नाम से कि हम काम करवाएंगे, है ना, और आपको पैसे ज्यादा देंगे, लोग चले गए। वहां जाने के बाद उनको पैसा भी नहीं दिया गया और मार के काम करवाया। उस्मानाबाद में था, उस्मानाबाद जिले में किया था, मतलब उसमें एग्जैक्टली याद नहीं है धाराशिव कर दिया। मुझे एग्जैक्टली, मतलब मैं देख के बताऊंगा आपको, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं है। तब ये हुआ ये था कि वहां से 2 महिलाएं और एक व्यक्ति वो भाग के आ गया था, उनके पूरे हाथ पैर सूजे हुए थे। उन लोगों ने 2-3 दिन तक थाने के चक्कर काटे,
पर उनको एंटरटेन नहीं किया गया। वो मेरे पास आए तो हम लोग वहाँ गए। फर्स्ट उसमें क्या बोलते हैं, हमको भी इस तरह से किया कि मैं एमएल नहीं था उस समय, कि हाँ देखते हैं, लेकिन जब हमने थाना वाना घेराव किया, फिर दबाव आया, तो फिर उनको शोलापुर, शोलापुर नजदीकी डिस्ट्रिक्ट, हाँ वहाँ की बात है ये। तो हम लोग जाके वहाँ से छुड़ा के लेके आए। अब सोचो, तो होता है कई बार। ये कॉन्सेप्ट सुना है कि ट्राइबल एरियाज में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर रहता है, तो वो लेके जाते हैं लोगों को, तो फिर एक कमेटी बैठती है जिनमें वो वेजेस सारे सेट होते हैं। देखिए ये मेरी भी डिमांड थी उस समय ये कि एक कमेटी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो लेबर्स हैं वो अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि वो किस तनख्वाह के या किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने दिन के काम करने जा रहे हैं। इसमें एक पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए कि वो पैसा जो है वो उस खाते में आएगा, वहां से लेबर को मिल जाएगा। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आरोप लगाता है कि भैया ने काम नहीं किया, सच्चाई ये होती है कि उसको मार काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते। ये सच्चाई मैंने देखा है, मेरे हाथ में मतलब आंखों से देखा है कि वो हाथ पे सूर्य हुए काम कर रहे हैं। वो कई बार डेथ हो जाती है कि ऐसे रेलवे लाइन चेंज करने ले गए या इलेक्ट्रिसिटी का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें लेके गए, तो उसमें करंट लग गया, उसको मर गया, वो पता ही नहीं चलता। आप मुझे बताओ, अभी हरदा ब्लास्ट एक मामला हुआ था, ठीक है, फैक्ट्री का जो हुआ था, उसमें कुछ लोग कहते हैं 350 लोग इधर, और अधिकृत आंकड़ा शायद 15-16 20 जो भी रहा होगा, ऐसी रहा होगा। पर अगर इस तरह का कोई कमेटी होती तो उस कमेटी को पता होता कि उस फैक्ट्री में कितने लोग वर्क कर रहे थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों को कंपनसेशन दिलवाने में हम लोग को मदद मिली। हम लोग लड़ने के लिए तैयार, मतलब मोर देन अ पॉलिटिशियन। अगर आप देखो एक ह्यूमन बीइंग, हमारा आपका सबका एक अधिकार भी होना चाहिए और एक दायित्व भी होना चाहिए कि हम लोग काम करें ऐसे लोगों के लिए जो अपनी आवाज भी उठा सकते हैं ना। इसीलिए हम पॉलिटिक्स में, आदमी राजनीति 2 चीजों के लिए आता है, ताकत और पैसे के लिए या काम करने, और डिपेंड करता है आप किसके लिए आए, है ना। मेरा उद्देश्य होता है काम करना, तो हम करना चाहते हैं पर हमारे हाथ बन जाते हैं, है ना। तो ये जो आपका सवाल था कि कमेटी होनी चाहिए, शायद ऑन पेपर होगी भी, पर मैंने नहीं देखा आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कमेटी का हेड है, ये कौन है सदस्य। मैं एमएलए हूँ, मुझे ही नहीं पता, तो लोगों को क्या पता। तो एक सवाल था, लाइक हम यहाँ पे जब हम लोगों को बताना चाहते हैं ये सब करते बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोग समझेंगे इस बात को? देखिए आप और मैं नहीं समझ सकते, ये फिर गवर्नमेंट की काम है। उस लार्ज स्केल से पहले लोग पोलियो ड्रॉप पीना नहीं चाहते थे, लोग कोविड की वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते थे, पर गवर्नमेंट ने किया ना, है कि नहीं। बोलते ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर वो की चाह है तो कर सकती है, पर चाह नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मेरा ही क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक भी शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। एज अ हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, सिनर्जी संस्था लगी है। पर जब मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, तो हम जब यूथ ग्रुप के रूप में बने और टीम बनी हमारी, जब हम गांव में इशूज़ को चैलेंज करने लगे या पुराने जो सरपंच थे उनको चैलेंज करने लगे, तो अभी हमने लास्ट ईयर 25 ईयर का जब वो ज्वाइन करा, 24 ईयर का था, अभी वो 25 का है, और यंग सरपंच हमने गाँव में बनाया। और उससे मानदर बिने माझी सरपंच है, भी मानते यंग लड़का है, और काफी उनने चेंज करा है, पूरा सिस्टम को चेंज करा है, जैसे योजना है स्कीम को 100% फिल करने की कोशिश करी। और आपका भी काम में देखता हूँ पूरा 100% एज अ यंग जब फील्ड में जाता है तो वो एनर्जी और वो करप्शन और चीजों को पूरा डाउन करा है। देखो मैंने तो कई बार रोड बन रही थी उनको बढ़वा के, आप देखोगे शायद क्विकवाड़ी की बात है, हमारे ठेकेदार ने रोड बनाई, वो रोड ऐसी थी कि मैं गया, उसको मैंने उठाया, वो हाथ में मेरे आ गया, वीडियो देखा ना, है ना। उसको मेरा नाम है बर्फी वाली रोड, बर्फी निकलती वैसे रोड निकल रही। मेरे पास आया उसका कि भैया साहब थोड़ा सा कर लो, तब खुलता था ऐसा। मैंने अगले दिन वहाँ भिजवाई पोखलेट, उसको करवा दिया। उसका वीडियो मिल जाएगा आपको, तो गाँव वाले बता देंगे कि उसको करवाया था कि नहीं करवाया था, है ना। तो सिस्टम ही पूरा करप्ट है, आप क्या करो। हम तो लड़ रहे हैं, पर हमको लड़ने वाले और लोग भी इस समय सचिव सरपंच की तो आपस में वो वही इशू है ना, वो चाह रहे हैं कि हमको जो बजट है उसमें तो चाहिए, अपन जो एज नए सरपंच है वो नहीं चाहता है कि हम उनको उसमें से परसेंटेज दें या चीजें दें, तो वो फिर चैलेंज क्रिएट हो रहे हैं आपस में। तो वो वाला तो चैलेंज है, वो बन भी रहा उसके। और जो नया सरपंच एनर्जी वो नहीं चाहता कि हम कोई करप्शन पे, वो परसेंटेज पे जाए या चीजों पे जाए, जो मुझे आइडिया है। देखो क्या होता है, अगर आप मजबूत हो तो आपको करप्शन में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ईमानदारी के साथ सड़क बना रहे हो तो कोई भी अधिकारी वहां पर आके तो फील नहीं कर सकता।
पर जब आप उसमें कुछ अपना हित चाह रहे हो तो फिर वो हित होते 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 परसेंटेज इतना बढ़ जाता है, वो रोड जो शायद 100% वैल्यू की बनने वाली होती होगी वो शायद 70% की या 60% की बनती है, 30 to 40% चला जाता है। तो क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपसे जो भी व्यक्ति को बनाने वाला है, अगर वो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, आप ये कर सकते हो कि उसे पेमेंट अटका दोगे, पर जब जांच होगी तो क्लियर व्हाइट कलर के साथ में बाहर निकलेगा और पेमेंट मिलेगा। हम लोग हैं, मैं तो सरपंच को बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ, किसी को देने की तो आपको जरूरत नहीं, सिस्टम चलता है आपको। इसको मैं तो अपनी बैठक में बोलता हूँ, बस दिया करो। पर ये क्या बोलते हैं, अगर वो खुद ही सड़क बना रहा है तो कुछ उसमें वो भी चाह रहा होगा, तो सिस्टम होते होते चले जाता है, हमारे बात ही नहीं आती। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एज अभी यंग सर, तो आप क्या भविष्य में देख रहे हो कि पूरी पंचायत और आपके क्षेत्र में यंग सरपंच लीडरशिप में आएंगे भविष्य में? देखिए, यंग सरपंच आने चाहिए, लेकिन ईमानदारी की सोच के साथ, जुझारूपन के साथ। नहीं तो एक जो पता नहीं क्या करके बैठा हुआ है उस पर भी 2.5 लाख की रिकवरी निकल आई। हालांकि उसकी माता जी है पर वो खुद सरपंच करता है, उस पर 2.5 लाख की रिकवरी निकली। मैं जब विधानसभा के चुनाव के इलेक्शन में गया था तो एक रोड बनी थी 6 दिन पहले। उस रोड की हालत ये थी कि आप ऐसे करो और ऐसे उठाओ तो आपको सीमेंट पूरी सीमेंट रेत जो भी था वो ऐसा हाथ में आ जाएगा, है ना। तो बात यंग या ओल्ड एज की नहीं, बात है आपकी सोच की। हाँ, ये बात है कि 90% जो यंगस्टर्स की सोच होती है वो अच्छी ही होती है, 10% हमारे अंदर भी खोट क्या करोगे। सर, एडिंग टू दैट, महिला सरपंच को लेके आप, तो उसको लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और उस चीज को बढ़ाने के लिए, एम्पावर करने के लिए? गवर्नमेंट या महिला विधायक या महिला किसी भी जनप्रतिनिधि जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उसका एक मेन उद्देश्य था कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं का भी योगदान हो, वो भी कंधे से कंधा मिला के बाहर निकल सके। होता क्या है कि महिला जनपद, जिला पंचायत, सरपंच, विधायक बन जाते हैं और उनके जो पति है उसको वो लीड करते हैं, है ना। क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर एक बात है कि नहीं यार महिला बाहर नहीं निकलेगी। पर आप लोग यंग हो, आप सोचो अपना शहर छोड़ के, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र छोड़ के आप यहाँ हो, गाँव होगी नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि महिला कर नहीं सकती, महिला कर सकती है, तो उसको मौका देना पड़ेगा। वैसे ही रहती कि हम महिलाओं की बात नहीं, वैसे एक सोच रहती है गाँव। देखिए, सोच रहती है, सोच बदलेगी, सोच बदली भी है और आगे भी बदलेगी। ये सोच महिला खुद ही बदलना पड़ेगा, नहीं। जो और सवाल हो या कुछ सवाल ना मिले हो एक जगह आपको, जो आप टू द पॉइंट, तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो। सर, आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि हम भी इसी कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के साथ कर रहे हो, तो आपके एक्सपीरियंस से आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि ये एक्सपीरियंस? देखो, अगर आप लोग यहाँ बैठे हो, अगर बिक्री हो, जैसे आप कह रहे सप्लाई डिमांड, जैसे यूपी में गोरखपुर जैसे जहाँ था, तो वहाँ पे ऑफ लेट देखा गया है कि देर सिर्फ मोटे अनाज को लेके, मैं पर्सनली, मेरा जो गांव है मऊ है, तो वहाँ पे भी अब लोग थोड़ा बहुत मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड फिर अनाज खाते थे, मैंने सुना है कैंसर और हार्ट अटैक कम होते थे। हाँ, मेडिकल वही मैं कह रहा था, मेडिकल उसकी वैल्यूज हैं, हाँ, पर अवेयरनेस नहीं है। आपको डबल का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस का प्रॉफिट है, ये कॉर्पोरेट एरिया जो है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ले रहे हैं। गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में एक्वायर करके ये डायरेक्ट प्रॉफिट फार्मर्स को नहीं देती। चाहते तो वैसे कॉपरेटिव टाइप का हो जाता है, अमूल का है, अगर उस तरफ अगर बढ़ेंगे तो देखिए हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नेताओं की खुद की इंडस्ट्री है, इसलिए नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पे आजकल केमिकल फोमिंग के बहुत सारे केसेस सुनाई दे रहे कि हर 10 या 11 घर में कैंसर पेशेंट। एक रिपोर्ट थी कि हरदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहीं अगर हाइक हुआ है कैंसर का परसेंटेज। मेरे फादर जो है वो कैंसर से करते हैं। तो देखिए, आप जिस तरह के सिस्टम के साथ आप फसल उगा रहे हैं और खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। आज अगर हम गेहूं खा रहे हैं तो उसके अंदर यूरिया है, तो इसमें कोई गलती किसान की नहीं, गलती मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को इस तरह से सिस्टम को बनाना चाहिए कि भैया हम तो बेचेंगे ऑर्गेनिक गेहूं, जो हम खरीदेंगे 4000 रुपए कुंटल, और आटा आपको देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी प्राइस प्रोसेस करके,
है ना। अगर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को सेक्टर की बात कर रहा है ना, उनको फायदा पहुंचाना छोड़ दे तो डायरेक्ट आप भी खाने लगोगे। अगर आप में अवेयरनेस होगी कि भाई ये वाला गेहूं मैं खाऊंगा इससे मुझे कैंसर होगा, तो आप ये छोड़ के आप ऑर्गेनिक खाओगे। पर कितनी बार आप लोगों ने सोचा कि हमें कैंसर से बचना है? जब आप इस टॉपिक में बात कर रहे हो तो आप बात करोगे, तो आप देखोगे तो आप में से बहुत से लोग स्मोक करते हो, आप ठीक है, करते हुए बहुत से लोग करते हैं, कोई वाली यूथ में, हमारे यूथ में आजकल इन कॉमन है। पर उससे भी तो कैंसर होता है ना, हम जानते हैं, उस पैकेट में पढ़ते हैं और उसके बाद भी पीते हैं। ये तब समझ में तब आता है जब कैंसर घर में किसी को हो जाता है। सबसे ज्यादा कीटनाशक मिर्ची की फार्मिंग देखी आप लोगों ने? अभी रास्ते में उसको आप जरा 10 दिन रुको एक खेत में और देखो कैसे उसको उगाया जाता है। इतने उसके अंदर केमिकल्स हैं कि आप नहीं खाओगे मिर्ची। अभी केमिकल्स ही डाल रहे थे जो बात। और क्या करें, क्योंकि आज टाइमिंग है, अगर टाइमिंग 1 घंटा भी चूक गए, जैसा मूंग और अपने मिर्च सेम ट्रू है, मतलब 1 घंटा भी आप चूक नहीं सकते। जैसे आप मूंग खेती देखने गए, एक कील अगर आपको दिख गई तो आप स्प्रे करो, अगर आपने 1 घंटा या रात तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी सब हो जाएगी। कैंसर मतलब मैं जो आया हूँ अहमदनगर से, तो मेरे पापा भी कैंसर पे काम कर रहे थे। पास्ट एक्सपीरियंसेस में से जो इंसान चला जाता था, ये हमको समझ में आता है। तो एक चीज़ इससे बाहर आ रही है कि जब हम लोगों को बताया जाता है अवेयरनेस तो होगी, क्योंकि वो पहला प्रश्न उनका करते हैं कि आपको कैंसर हुआ है क्या आप डॉक्टर है क्या? इन दोनों के उत्तर हमारे पास नहीं होते। लेकिन जो होता है कि हमारे जीवन शैली की जो बात हो रही है, तो वो बदल गई है टोटली। ये पूरी तरह से हम समझ गए, आप समझ गए। और हमेशा मेरे पापा बोलते हैं कि जीवन शैली ऐसी बदल गई कि पहले ज़माने में जो कंप्यूटर लैपटॉप थे वो मोटे थे और लोग पतले थे, आज उल्टा हो गया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, पार्टी उसका नहीं बोल रहा हूँ, पर ये शायद एक रियलिटी हो सकती है। कि एक केस हमने देखा था इंडिया में, एक सलोनी मस्को लेकर के वो गायब हो गई, और उसके बाद खंडवा से वो मिली थी, उसकी डेड बॉडी थी, और शायद उसको एसिड डाल के भी जलाने का ट्राई किया गया। तो वो एक मामला मेरे उसमें से मुझे लगता है कि वो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता उससे रिलेटेड था, कि कोई डाया करता, वो मामला नहीं था कि उसको लेके जाए यहाँ से। तो इस तरह की चीजें होती है, पर क्या होता है कि सरकार या फिर पुलिस इन चीजों पर पर्दा डाल के रखती है, उतना नहीं है हमारे यहाँ पे। ये जो होता है कि बॉर्डर से रिलेटेड, मतलब बॉर्डर से टच जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इंटर बॉर्डर मतलब इंटर स्टेट बॉर्डर जो भी हो, वहाँ थोड़ा ज्यादा होता है, हमारे यहाँ थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, इसको आप मना नहीं कर सकते कि ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ। तो फिर ये मतलब कि ये इसको पता है क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व है, कि ये इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, क्या रीजन है? देखिए क्या होता है, इन चीजों का लार्ज स्केल पे हो सकता है कि करप्शन कुछ हो, पर मुझे अभी इतना दिखता नहीं है कि कोई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहा हो या कोई बड़ा ग्रुप काम कर रहा हो। पुलिस जो है हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना, और इतने लार्ज स्केल पे कोई नहीं है। ऐसा कोई केस मैंने नहीं देखा है कि पकड़ के छोड़ दिया गया, ऐसा भी नहीं देखा मैंने। अगर इन्वॉल्वमेंट होता पुलिस का या गवर्नमेंट का तो पकड़ के छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है कि इन केसेस पे ट्रेस नहीं मिलता। क्या होता है कि जब अगर कोई मतलब जैसे मान लीजिए लड़का लड़की वाला मामला, तो आपको ट्रेस मिल जाएगी, ये सेम कॉलेज में पढ़ते थे, ये सेम स्कूल में पढ़ते थे, ये हमारा सस्पेक्ट है, इसको आप पकड़ो, ये घर वालों को पकड़ो, है ना। गांव में कुछ अगर मर्डर हुआ है या कुछ गायब हुआ है तो समझ में आया था कि हाँ इसकी आपस में नहीं पड़ती थी इसलिए ये हुआ। इस टाइप के केस में क्या तो इतने लार्ज स्केल पे है नहीं, और ये ट्रेस नहीं मिल पाता पुलिस को, मुझे लगता है। जैसे बहुत से केसेस होंगे पेंडिंग, आप पुलिस से आप जानकारी लेंगे कि कितने ऐसे केसेस हैं कि जो अब तक अनसॉल्व्ड है, तब इसका डेटा मिल पाएगा। मतलब मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए मैं इस पर एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर सकता। एक बेसिक सवाल है, या तो आपको टास्क मिला हुआ है जो आपको कंप्लीट करना है, आपको नंबर मिले, दो ही चीज हुई, डिपेंड करता है कि उसमें से कुछ चीज पे आप आए हो। अगर आप सिर्फ अपने टास्क कंप्लीट करने आए हैं तो आपके लिए लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो रहा आप चुनोगे ये बहुत डिफिकल्ट है ना। जब आप मतलब एक्टिविस्ट बनते हो, समाज सेवक बनते हो, तो कोई आपका साथ नहीं देता। यहाँ आपको कदम कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे, पावरफुल लोग भी मिलेंगे, नेता भी मिलेंगे, अधिकारी भी मिलेंगे जो उस करप्शन में इन्वॉल्व होंगे और आपका वर्क करना उन्हें पसंद नहीं आएगा, है ना। पर अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप जो काम करोगे उससे शायद आपको आर्थिक फायदा नहीं होगा, आप शायद पैसा उतना नहीं कमा पाओगे, लेकिन हाँ
आपको लोगों की जो कहते हैं दुआ जो है वो दो, इसलिए आप फाइट कर रहे हो, उसको अगर फायदा होगा तो वो आपको जरूर वो देगा, है ना। और एक खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने आज अच्छा काम किया, आज मैंने उस गरीब की मदद करी, या मैंने एक ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज उठाई किसी कोई नहीं सुनने वाला था, उसकी आवाज मैं करना, तो आपको एक खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं शायद इस गांव में 2014 या 15 में रहने आ गया। जब मैं यहाँ 12-13 में रहने आ गया। जब मैं यहाँ रहने आया था, मेरे जो स्कूल के और मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड घूमना इसमें आज भी वही है, और मैं यहाँ का MLA बना हूँ। तो मैंने उस समय एक समझिए जन सेवा की भावना के साथ काम शुरू किया था। उस समय मेरा पॉलिटिकल कोई इंटेंशन नहीं था। तो आप लोग अच्छा काम करें, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा मौका मिले कि आप कहीं किसी बड़े राजनीतिक पद पे आप पाओ, या फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाओ, या आप सरपंच बन पाओ, आप जनसभा में अध्यक्ष बन पाओ। जरूरी नहीं है कि आपका कार्य क्षेत्र कहाँ है, अगर आप जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ के लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हम 16 से शुरू हुए, पॉलिटिकल 16 से शुरू हुए थे, नॉन पॉलिटिकली 2012-13 से मैं। और 16 से एक बाढ़ आई थी जब मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था, और एक विधानसभा है हरदा बाजू में है, वहाँ दुलिया करके गाँव, दुलिया महंगा डूब गया था। दुलिया मेरी विधानसभा नहीं और मेरा कोई पॉलिटिकल इंटेंशन भी नहीं था। मैं उस बाढ़ में कीचड़ में भी गया, है ना। तो ये मेरी सोच थी उस समय। और सबसे पहले अपना मुद्दा ही ये खेती से ही था, अपने ये किसानों के मूंग के खाते बंद कर दिए थे। हाँ, वहीं से अपने स्टार्ट किया। मेरे पे FIR है, मेरे पे बलवा लगा हुआ है, सुनने में लगता है कि आतंकवादी होता है। 53 लगी हुई मेरे पर, 3 FIR है, 6 धारा है मेरे ऊपर, और मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो आप जब इस राह पे निकलोगे तो आपको बहुत से दबाव भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, और अब डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है। अभी कोई सवाल है क्या? शायद हम एंड की तरफ आ सकते हैं। एक है कि आपके चैलेंजेस और आपकी जर्नी काफी ज्यादा अलग अलग वे से आई होगी, लेकिन देखो लाइफ में कभी हार नहीं माना। हाँ। मैं पिछले चुनाव हारा और हारने के नेक्स्ट डे से मैं फील्ड पे निकला। इस चुनाव में जीता, उसके बाद भी मैं फील्ड पे, है ना। तो क्या होता है, एक आपकी कार्यशैली होती है, हिंदी में कुछ बोलते तासीर होती है, हर व्यक्ति की तासीर होती है, वो बदलती नहीं। कुछ लोग सिर्फ विधायक बनने के लिए काम करते होंगे और विधायक बनने के बाद भूल जाते होंगे, और कुछ लोग उन्हें विधायकी के पद से फर्क नहीं पड़ता। आज शायद मैं विधायक हूँ, कोई विधायक ये नहीं बोलेगा कि मैं शायद ना रहूं, अगला चुनाव ना जीतूं, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अगला चुनाव जीतता हूं नहीं जीतता। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे कार्यकाल में मैंने कितने लोगों का भला करने का प्रयास किया, कितने मुद्दे उठाए, कितने रोड बनवाए, कितना डेवलपमेंट किया। ये मेरा एक वो होगा। पापा के जाने के बाद मैंने जो सीखा है वो ये चीज है कि ये जिंदगी जो है ये किताब है, और आप जो हो उसके एक अध्याय हो सकते हो, एक पेज हो सकते हो। तो ट्राई ये करो कि आपका पन्ना ऐसा हो जो उस किताब की पहचान बने, क्योंकि जाने के बाद आप ना कुछ लेके आते हो ना आप कुछ लेके जाते हो। ये सिर्फ एक पार्ट, आपका एक रोल अदा करते हो। अब आपने रोल कैसा चुना है वो आप। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, काफी लंबा डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। टिमरनी तरफ की बात कर रहे हैं तो वहाँ की डिमांड रोजगार है युवाओं की, ठीक है, क्योंकि शिक्षित है तो रोजगार की। अगर हम बात करते हैं ट्राइबल एरिया हेडगांव जंगल की, तो वहाँ जो युवा है, यूथ है, उनकी डिमांड है एजुकेशन, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तभी वो धंधा कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। और बेसिक कम्युनिटीज, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि एक महिला प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, पर उस तक एम्बुलेंस ही नहीं पहुंची। एम्बुलेंस ही नहीं पहुंची तो उसके बच्चे की डेथ हो गई या उसकी डेथ हो गई। अब बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो एजुकेट क्या करोगे उसको, है ना। तो डिपेंड करता है वो सेक्टर वाइज। मतलब मैंने मेरी विधानसभा को सेक्टर वाइज बांट रखा है, किस सेक्टर की आप बात कर रहे हो उस हिसाब से मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम इधर टिमरनी तरफ की बात करें या सिराली की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। और अगर हम जंगल की बात करें तो वहाँ एजुकेशन और बेसिक कम्युनिटीज बहुत बड़ा। हाँ जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी का, ठीक है। आप देखोगे जब मनरेगा स्टार्ट हुई थी, जब मेरे ख्याल से कितना 4-5 नहीं कितने रुपए था उसके, 140 रुपए से मनरेगा स्टार्ट हुई थी। तब जब लोगों को काम करने के लिए 80 रुपए मिलता था तो वो उससे ज्यादा था, तो लोग इस तरफ काम करना चाह रहे थे, अच्छे काम भी। आज मनरेगा का शायद बेसिक प्राइस 240 है, 240 रुपए, 250 मान लो, इससे ऊपर नहीं हो। पर आज मेरे ख्याल से मजदूर को 350 से लेकर 450 तक का पैसा मिल रहा है, तो मनरेगा में काम क्यों करेगा, है ना।
तो एक मनरेगा जिस उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी, इतना अच्छा सक्सेस था वो, अब उतना ही ज्यादा वो खराब हो चुका है क्योंकि पैसे नहीं बढ़ाए गए। अब आपका जो सवाल था माइग्रेशन के ऊपर, लेबर जो क्लास होता है वो माइग्रेट होता है अपने घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तब वो माइग्रेट होता है जब उसके पास डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं होता। अगर डिस्ट्रिक्ट में काम मिलेगा उसको, अगर फैक्ट्रीज होंगी यहीं पर, डेवलपमेंट होगा, तो वो काम करने जाएगा। अपने परिवार से कोई व्यक्ति बाहर या दूर रहना नहीं जाएगा। आइए तो सबसे बड़ा दिक्कत जो है, आपने देखा होगा जब कोविड आया, बहुत सारे लोग यूपी में वर्क कर रहे थे, महाराष्ट्र में वर्क कर रहे थे, और वहां से वो यूपी के थे। जब कोविड आया वो माइग्रेट हुए वहां से, है ना। उस समय लोगों मतलब मालूम चला देश को कि इतना बड़े स्तर पे भी माइग्रेशन हो सकता है। उससे पहले किसी ने सोचा था कि इस बारे में नहीं सोचा था। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसी फैक्ट्रीज लगाओगे, जैसे इथेनॉल प्लांट का अगर मैं बात करूँ, गाँव मेल में भी है इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल प्लांट अगर आप डालते हो तो उससे शायद चावल का और मक्के का भी, मक्के दो चीजों से इथेनॉल बन रहा है। जब उसके अच्छे रेट मिलेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो जो यूथ जो है, जो पढ़ा लिखा भी है, जिसके पास जमीन है, पढ़ा लिखा ना भी हो, वो लोग बाहर इंदौर में नौकरी करने नहीं जाएगा, उसको अच्छा दाम मिलेगा, वो यहीं पे काम करेगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ पे लेबर भी लगेंगे, वर्कर्स भी लगेंगे, ऑपरेटर्स भी लगेंगे, शिफ्ट इंचार्ज भी लगेंगे, तो लोकल स्तर पे ही वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे फूड पार्क जो होते हैं, है ना, क्योंकि रूरल एरियाज में हमारे पास सब कुछ है। आज आप जैसे हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, आप जंगल में चले जाओगे, मकराई तरफ चले जाओगे, तो वहाँ पर गोखरू मिलता है। गोखरू आप समझते हो, चिपक अपने कपड़ों में चिपक जाता है। वो एक मेडिसिनल फ्रूट कह लो या सीड कह लो उसको, उससे मेडिसिन बनती है ना। डाबर या बाबा रामदेव या फिर और भी कोई जो ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होंगी या बड़ी कंपनीज होंगी, वो उस चीज को खरीदती, पर हमारे यहाँ पे पता ही नहीं है ना। कोई सप्लाई चेन नहीं है कि आप इसकी भी आप फार्मिंग कर सकते हो या इसको भी आप बेच सकते हो। इसके बिकने की मात्र एक नीमच में है मंडी। वैसे मतलब उन आवर में सी नहीं उसके देखो क्यों गोखरू होता है पड़े अपने यहाँ, क्या करते हैं गोखरू का? हाँ फिलहाल में क्या करता गोखरू में कुछ नहीं करते, पर गोखरू बिक सकता है, ये मुझे मालूम है। गोखरू बिक सकता है, ये चिरोटिया बिक सकता है, आंवला बिक सकता है, चिरोटा तो बेचा है, चिरोटा तो मार्केट में नहीं, पर वो क्या वो प्राइस मिला? गुल्ली है, लोकल लैंग्वेज लिख लो, समझा दो और पता भी हो तो बेचने कहाँ जाए। आज मुझे पता है मैं बेचने कहाँ जाऊँ। अगर गवर्नमेंट की होता काउंटर हरदा में, कोई बात नहीं, हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं उनकी हम खरीद लेते हैं और खरीद के बिना नो प्रॉफिट नो लॉस में हम वहाँ पे बेच देते हैं कि आप मत जाओ, हम करवा देंगे आपका, पर कोई ऐसे सिस्टम ही नहीं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ज्यादा एमएसपी पे प्रोडक्ट भी नहीं है। मेरे ख्याल से 22 ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जिस पे भी नहीं खरीदेंगे आप। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर आप आंकड़े मांगोगे कि आपने पिछले 10 सालों में क्या क्या खरीदा, उसे क्या कॉस्टिंग आई और कितने लोगों से खरीदा, लिस्ट भी नहीं होगी उनके पास, वो सब पेपर पे है। कि जब हम सोशल सेक्टर में निकलते हैं तो हमें बहुत सारी स्किल्स और नॉलेज के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो समाज सेवा वो नहीं होती कि आप बस चले जाओ अपना कुछ भी करके। तो मैं चाहती थी मैं स्किल्स और टूल्स के साथ जाऊं और इस सेक्टर को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊं और डेवलपमेंट में अपना हिस्सा दे पाऊं। My name is Sonia. I would say I'm fresh in the field. I just finished UG. I don't know very much, sorry. So I finished UG, and as I was going for PG, I didn't want somewhere where I can just go through theories and such. I wanted something that I can actually learn the tools and also have a way of knowing how to implement them, how to use them, how to. Why are you doing this? Because I want to actually be in the ground reality rather than being someone on the top just writing things or just discussing it. I wanted to see how actually people are living. Like I'm from a pretty I would say privileged background, so I don't know much. So instead of just sitting there with paper and pen, I wanted to see something that is actually going on. कि मतलब मेरे माता पिता दोनों लेबर काम करते हैं गांव में,
तो उसमें 9 में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 6 साल में गवर्नमेंट स्कूल में 9 से पढ़ेगा आप? हाँ 6 to 12। उसके बाद रिटर्न आया तो BSc में एडमिशन लिया, लेकिन घर के कारण मुझे BSc ड्रॉप आउट करनी पड़ी। फिर उसके बाद MIDC में कुछ का मतलब काम किया इंडस्ट्री में। उसके बाद 1 साल गांव में एक किराना दुकान पे काम किया। और ये सब करते करते फिर मेरे ख्याल में आता कि यार मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, ये चीज़ें मेरे नहीं बनी। लेकिन जो बर्डन था पैसों का, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसको निपटाने के लिए काम करना पड़ा। फिर 3rd ईयर में मैंने सोचा कि क्लासेस लेता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उससे मेरी लर्निंग भी हो जाएगी। और ये मुझे एक सर ने सजेस्ट किया था कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तू कर सकता है। तो फिर मैंने बच्चों को 1 साल पढ़ाया। तो जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो एक्चुअली मैंने मेरा लाइफ का पर्पस ढूंढ लिया। जैसे आप बोलते थे ना कि जैसे आपने मेंशन किया था कि सैटिस्फैक्शन, जब आप रात में सो रहे हो तो आपको लगना चाहिए। तो फिर मैं जब वो बच्चों को पढ़ा रहा था तो मुझे 3-4 बार खुद करना पड़ता था। और सब कर रहा था तो बच्चों को जब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते थे, मैथ भी या कुछ भी, तो जिस बच्चे को आ जाते तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, या फिर वो चीज़ें तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन दे रही थी। और इसी तरह एक दो NGO से मेरे कनेक्शन हो गए, मतलब बताइए NGO के बारे में। तो NGO के बारे में पता चलने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की फिर जो कॉलेज वगैरह की। तो फिर एक आजिम प्रेम जी कॉलेज है, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। तो एक ISDM अभी जो दिल्ली में हम NCR में पढ़ रहे हैं। तो इससे अभी और हम एजुकेशन में मैं डीप में पढ़ना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। और गांव के जो लोग हैं जो शिक्षा के लेवल, जैसे कि नवोदय विद्यालय वगैरह है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो जिनके बच्चे शिक्षा, मतलब जिनके पापा शिक्षक है, घर में पढ़े लिखे गए, वही के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के मतलब कॉलेज में पढ़े और वो भी नहीं जा रहे। तो उनके लिए भी मेरा कुछ काम है। और जो शुगर केन वर्कर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, जैसे अपने नाम से महाराष्ट्र में शुगर केन वर्कर रहते हैं, उस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, तो मुझे उसके लिए भी काम करना है आगे चल। तो ये मेरा इंस्पिरेशन है। मेरा नाम तनुज है। मैंने बीटेक की पेट्रोलियम से, फिर 8-9 महीने इंटर्नशिप की, फिर यूपीएससी की तैयारी की। मेंस आप लोग ज़्यादा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले ही हो। हाँ, मेंस लिखे मैंने, MP का भी लिखा मेंस एक बार, फिर हुआ नहीं क्लियर इंटरव्यू का पूरा फुल प्रोसेस। फिर उसके बाद से IT सेक्टर में 3 साल जॉब किया तैयारी के साथ। फिर 5-6 महीने जो स्टॉक में भी काम किया। लेकिन फिर जब मैंने पूरी तरीके से यूपीएससी की तैयारी जब बंद की, तो उस समय हो गया रियलाइज कि IT सेक्टर और जो स्टॉक तो मेरे लिए नहीं है, मुझे सोशल सेक्टर में ही, इसी स्पेस में ही कुछ करना है। तो फिर ISDM पे एग्जाम दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया, हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ पर। तो राहुल है मेरा नाम। और एक्चुअल में जब मैं कॉलेज टाइम पे मैं जब, तो नेहरू युवा केंद्र एक बहुत बड़ा संगठन है जो भारत में काम करता है। वो अभी कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पे, और सरकार भी मुझे चाह रही कि वो पूरा उसको बाइंड अप करने वाली है। तो नेहरू युवा केंद्र में एज ए वॉलंटियर के रूप में जुड़ा और एज ए फेलोशिप उसमें ज्वाइन करा मैंने। तो मुझे इधर गांव और कम्युनिटी में जब यूथ के साथ हम काम करते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी ट्रेनिंग दिलवाना, तो वो काफ़ी इंस्पायर करता है। और मुझे अभी सिनर्जी में जुड़ के और मेरा ड्रीम भी बना है कि हम एक गाँव के रूप में आके उनको कैसे मजबूत, एज ए यंग लीडर की बहुत आवश्यकता है। तो उसको लेके मुझे काम करना, और मेरा ड्रीम भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मेरा पर्सनल, कि हमने ये गांव में यूथ को एक लीडरशिप के रोल में लाया। तो बहुत सारे गांव में अगर ऐसे लीडर तैयार होंगे तो ऑटोमेटिक जो सप्लाई चेन है, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। हम एज अ करप्शन या पॉलिटिकल रूप से किसी को हम करते हैं कि ये जहाँ सब सिस्टम खराब है, हम ज़्यादातर सिस्टम को दोष देते हैं कि वो सचिव खराब है या सरपंच खराब है या टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा। तो वो मुझे लगता है कि यंग को उसको, हमको हमारे राइट्स नहीं पता। हाँ, तो वो राइट्स को जितना अवेयर्स करेंगे, मेरे को लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला। तो उसको लेके एज अ लॉन्ग टाइम काम करने वाला हूँ। मेरा नाम शिवम है और मैं कमताड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने भी जो है सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है, स्वामी विवेकानंद कॉलेज हरदा से। और मैंने न्यूज़पेपर भी बांटे हैं, और इसके साथ साथ ही एक दूध डेयरी में काम करते हुए सिनर्जी के साथ में इंटर्नशिप जो है कंप्लीट की है। और MPPSC का मेंस लिखा है, हालांकि मेंस क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन MPPSC का मेंस लिखा है। उसके साथ साथ में पता लगा, क्योंकि अभी हरदा में, और अगर हम कमताड़ा के क्षेत्र की बात करें तो रोजगार वाला एक माहौल है, और हरदा में जॉब मिल पाना, तो सिनर्जी में उस टाइम पे एक जॉब वैकेंसी निकली थी, अप्लाई किया। उसके साथ साथ में काम करते हुए बहुत, मतलब हरदा जिले में अलग अलग जगह काम किया, हेडगांव, हंडिया, हरदा, और अभी सिराली में विगत 1.5 साल से काम कर रहा हूँ।
तो एक तो मतलब मेरे लिए एक कंफर्ट जोन ये है कि एक तो मैं हरदा में काम कर रहा हूँ, मेरे घर से ही अप डाउन कर रहा हूँ। दूसरा इस सेक्टर में जाने पे नए नए लोगों से मिलना होता है, नए नए एक्सपोजर मिलते हैं। दूसरा अभी 1.5 साल से संविधान के विषय पे काम कर रहा हूँ, तो अभी ये कमी, जैसे आपने बोला कि लोगों को उनके राइट नहीं पता, या लोगों को उनके कर्तव्य नहीं पता, या लोगों को पता ही नहीं कि उनके वास्तव में जो प्रियम्बल लिखी है उनके क्या राइट्स है और उनको किन किन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो अब ये गैप मैं देख पा रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, और अभी सिनर्जी से थोड़ा दूर हट के व्यक्तिगत रूप से काम करने का भी निर्णय लिया है। अभी 10-15 दिन के बाद वो शुरू करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? अभी फिया करके एक फेलोशिप में चयन हुआ है, तो पूरे MP से 10 लोगों का चयन हुआ है, और उसके साथ में अभी सिराली के 2-3 गाँव में यूथ के साथ में काम करने का मतलब से प्लान है कि यूथ के साथ में काम करते हुए यूथ ग्रुप है, और वो अपने गाँव के मुद्दों की एडवोकेसी करेंगे कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है, नाली नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, वो उनकी एडवोकेसी यूथ ग्रुप मिलकर करेगा। जैसे अभी यहाँ पे 20 लोग आए थे, उनने एक आवेदन देके गए, तो फिर थोड़ी बात बनेगी। तो ऐसे यूथ ग्रुप मिलके ऐसे ही काम करें, तो वो थोड़ा अभी एक प्लान किया है 2-3 गाँव में, ये भी सिराली के। तो ऐसे सब तो मेरा कंफर्ट जोन तो यही है कि एक तो मतलब मैं इसको पेशेवर रूप में भी देखता हूँ कि पैसा मिल रहा है, घर पास में है और कंफर्ट जोन है मेरे लिए। तो मैं आपको कहा ना कि अगर माइग्रेशन नहीं होगा, अगर आपको यहीं पे बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम भी अर्चना है। मैं भी युवालय से 1 से 1.5 साल से लगभग यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। मुझे भी यही लगती है कि अपने इधर लीडरशिप और युवाओं को मौका नहीं मिल पाता है। तो यही बुला क्या आपको जो आया हुआ है वो? हाँ, तो उसी जो इस प्रकार से आ सकते हैं, तो मैं आ रहा हूँ मैं, पूछ लो पहले कंफर्टेबल का लीडरशिप लीडरशिप ले पाए यूथ, जैसे जिस प्रकार आपके यहाँ की सीमा है, निकिता है, राधिका है, जिस प्रकार वो पहले खुद एक डरती थी किसी भी चीज को लेने में या आपके पास आने में, मैडम के पास आने में, तो वो आप खुद लीडरशिप लेके खुद वो बोलती दीदी नहीं हमारे गांव में ये करना चाहिए, हमको इस मुद्दे पे बात करना चाहिए, महिलाओं के रोजगार पे बात करनी, युवाओं के रोजगार पे बात करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हर गाँव में ऐसे लोग यूथ निकल के तैयार हो कि ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करने क्या है? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को और ज्यादा, हाँ उनने ये वाला मुद्दा छेड़ा भी था, तो सरपंच का अच्छी बात है, आप महिलाओं को बोलना सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, तो बोलती नहीं है। हाँ, तो वो महिलाओं के लिए हमने एक मतलब मीटिंग भी हुई थी हमारी, तो उस चीज पर तो सीमा ने खुद लीडरशिप ली थी और सरपंच साहब से पहले जैसी थी उसमें बदलाव आ गया, बहुत चेंजेस, काफी चेंजेस खुद अपना कैंपेनिंग किया। और आपने कैंपेनिंग भी किया। मैं ये उम्री है अपना पिपले के पास, हाँ एक लेडीज है, तो हम लोग यूथ से मिलने जाते हैं, पर वहाँ की समस्या काफी वैसी भी है। तो वहाँ एक लेडीज है, तो उसको ना जो लाडली लक्ष्मी जो लाडली बहना 4 चीजों का अधिकार विधायक में हमको नहीं दिया। एक लाडली बहना योजना, ये एक पॉलिटिकल एक योजना थी, चुनाव जीते, इसको किसी को नहीं पता। आप कलेक्टर से पूछ लो ना कि ये पोर्टल कहाँ से खुलता है, कब खुलता है, इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, किन के नाम कटेंगे, नहीं ठीक है। तो एक लाडली बहना का हमारे हाथ में नहीं, एक प्रधानमंत्री कुटी का हमारे हाथ में नहीं, ये ऊपर से ही होता है। इसकी लिस्ट फर्स्ट है 2013 में बनी थी, फिर 2017 में बनी, और बीच में सुनने में आया था, इसको रिवाइज किया गया था, बट इसका डायरेक्ट हमारे पास में कोई वो नहीं है ना। और एक पट्टा यानी कि जो भूमि पट्टा और किसान सम्मान, ये 4 चीज जो है ये हम लोग इसमें नहीं आती। हाँ, हम लोग आपकी मदद कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 20-25 लोग रह रहे हैं घर, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं। किसी को सरकारी जो स्कीम्स हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, ये नहीं मिल रही है, तो हम वो करवा सकते हैं। उस लोग के अगर कुछ आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रही है, जो उसको बाबा चक्कर कटवाए जा रहे हैं अधिकारी, हम वो कर सकते हैं। रोड पे हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हम, क्योंकि मेरे पास 2 करोड़ 50 लाख 2.5 करोड़ रुपए की निधि होती है साल में, और मेरे पास 310 गाँव, अगर मैं डिवाइड कर दो शायद 60-80 हजार रुपए पर गाँव में, और मैं 100 मीटर रोड भी देता हूँ, तो वो शायद 3 लाख की आती होगी मेरे ख्याल में, 3 लाख रुपए की। तो हमारे निधि का भी लिमिटेशन रहता है। हालांकि मैंने विधानसभा मांग करी है कि 5 करोड़ किया जाए, मैं पहला विधायक हूँ जिसने मांग करी, अब तो इनको शायद लग रहा हो बहुत होगा, जब आप डेवलपमेंट करने आओगे तो आपको समझ में आएगा फंड बहुत कम है, पर ये जब तब समझ में आएगा करोगे उससे कुछ आप, है कि नहीं? तो हाँ बहुत बढ़िया है, चलने दो, ठीक है। लेकिन हाँ,
हम लोगों के पास एक और अधिकार होता है 1994 से पहले था 94 से ही चालू हुई है विधायक नीति। उससे पहले विधायक के पास एक चीज होती थी जो लेटर लिखता था कि ये मेरे विधानसभा में इसी कमी है, तो अगर ऐसी रूल्स भी हैं जो नहीं बन रही है तो उसमें हम लेटर लिखेंगे और उस पर सर्वे होते हैं और कई बार उसमें आ भी जाता है, 50% आ भी जाता है, तो उसके लिए काम करते हैं। तो एक्चुअल में क्या सिनर्जी हम एज अ यूथ लेंस पे काम करते हैं, तो हम यूथ पे एज अ ट्रेनिंग देना एज अ वो वाला लेंस नहीं, हम उसे भविष्य के लीडर के रूप में देखते हैं कि जो 10 दिन या 1 महीने ट्रेनिंग देके वो छोड़ दिया और वो नंबर हमारे पास कि हमने इतने लोग को ट्रेनिंग दे दी। हमें बेसिकली हम यूथ को उस लेंस के रूप में तैयार करते हैं कि वो भविष्य में एक लीडरशिप के रोल में आए, जैसे कम्युनिटी में आए, अपने फैमिली में आए, तो वो वाले लेंस को हम ज़्यादा करते हैं। और ऐसा हमारे फंडर और हमारे ऐसा पॉलिसी के अराउंड भी थोड़ा देखते हैं कि हम ऐसा बस उसको थोड़ा टाइटी के देखते हैं, क्योंकि आप जा रहे हो वहाँ ट्रेन करने, जब आप जा रहे हो तो आप 10 लोग को देख रहे हो, आपको 10 में 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत तकलीफ में हो, नहीं तो ऑब्वियसली वो कर आप हमको बताओ, वो हम ट्राई करें, आप भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करें, कर सकते हैं, वो साथ में मिलके आ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ ना, वो उस टाइम उनका ऐसा था, उनके मतलब पहले आ रहे थे तो वो अब नहीं आ रहे, तो वो पंचायत देखिए में भी ऑफिशियल आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक उदाहरण बताऊं, पहले अगर 100 लोगों को मिल रहा था तो 70 पे मिले, आने वाले टाइम पे 60 पे मिले। ये एक जो योजना है गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन बन रही है ना, तो कब तक ये इसको चलाएंगे मुझे नहीं पता, पर इन लोगों ने क्या किया, ये काटना शुरू कर दिया, ये नए लोग हर महीने कट रहे हैं, हर महीने। देखिए 60 खत्म हुए, आप योजना बंद हो गई और कुछ तो नए से उड़ा दिया, ठीक है, अब डिस्प्यूट हो गया कि भैया मेरी बंद हो गई, मेरी बंद हो गई, आपको एग्जैक्ट यहाँ पर क्यों बंद हो गई, और 18 के जो हुए उनको जुड़ना चाहिए था, अगर आप 60 काट रहे हो, 60 ईयर्स प्लस का आप काट रहे हो, तो 18 ईयर्स में जिसने एनरोल किया है, 15 ईयर जो भी उसकी लिमिट थी जो मुझे याद नहीं है, उसमें आप एड ऑन भी कर रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। तो गवर्नमेंट की जो सोच है अभी वो ये है कि चलो ठीक है चुनाव जीते हैं, ये गैस एजेंसी टाइप, गैस एजेंसी जैसे सबसे स्टार्टिंग में बंद करी थी कि हम आपके खाते में मतलब वो पैसा डालेंगे, वो सब्सिडी, और आज क्या हुआ, 6 रुपए 10 पैसे 5 रुपए 1 पैसा सब्सिडी आ रही है। चलो मैं पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग यहाँ क्यों और आप लोग क्या करना चाहते हो, ये बताओ। तो जैसे मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और मैंने महाराष्ट्र में बचपन से देखा है कि बाबा आमटे से लेकर सारे लोग इस क्षेत्र में। जया आप शेयर कर लीजिए, फिर हम चलते हैं, काफी टाइम हो गया। तो मेरा नाम जया है, तो मास्टर्स के समय में मैंने रेफ्यूजीज और माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो उस समय कोविड भी चल रहा था। कभी किसी रेफ्यूजी या माइग्रेंट लेबर से मिले हो आप? ये क्या मिला नहीं, मिले नहीं हो गया। हाँ, पर उनके बारे में पढ़ा है, क्योंकि एक तो वो है और एक कोलकाता में जो बांग्लादेश और कोलकाता की बॉर्डर, हाँ, तो एक तो वो है, ऊपर से वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का भी बहुत होता था वहाँ पे, तो हमने की स्टडी की हुई, तो उस वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया था। तो उस समय कोविड भी चल रहा था, तो इनमाइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे थे। मतलब मैं सही था ना, आपको माइग्रेंट लेबर के बारे में पहले जब दिमाग में क्लिक किया वो कोविड के टाइम पे किया ना, उससे पहले किसी सोचा ही नहीं था। जैसे आप बात भी कर रहे थे, आप जैसे बात कर रहे थे डेटा वाला, तो आप क्या इस बारे में विधानसभा में उठा सकते बात, क्योंकि कोविड के टाइम पे पार्लियामेंट में 2-3 बार ये बात उठी थी कि डेटा होना चाहिए, कौन कितने लोग गए। डेटा मैं मांगूंगा, बिल्कुल मांगूंगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास डेटा है? डेटा होने के लिए उसको सर्वे करना नहीं, ऐसा कोई पता ही नहीं कौन कहाँ जा रहा है, तो ऐसा कोई नोडल एजेंसी सॉर्ट ऑफ जो ये मेंटेन करे। एग्जैक्टली, मैं भी यही, मैंने जो आपको कहा था यही कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेट करेगी एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के बीच में। वो एक बैरियर रहेगा कि दोनों में से किसी की भी राइट्स को नुकसान ना हो, दोनों का मतलब फायदा रहे। तो इससे क्या होगा कि दोनों का फायदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट का भी फायदा है कि हाँ मेरे को मालूम है कि मैं इस चैनल के थ्रू जाऊंगा, इस गेट के थ्रू जाऊंगा तो मुझे ठगा नहीं जाएगा, और लेबर को पता है कि मैं अगर यहाँ काम करूंगा, अपना घर छोड़ के जाऊंगा तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, या कल को मुझे कुछ हो जाता है, मेरा इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट मेरे घर वालों को देगी। आज मरने के बाद में क्या होता है, पैसे भी नहीं होता, वो गया क्यों था, अपने घर वालों का पेट भरने के लिए, और मरने के बाद वो पेट भी नहीं भर पा रहा क्योंकि तो चला ही गया, और घर वाले बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो एक गेट पे होना चाहिए, फिर उसके वजह से मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आया, तो इस विषय में मेरे को और काम करना। मेरे पापा जिस मेरे पास एक्सपीरियंस होता है कि कैंसर पे काम करना चाहते हैं, तो उनको एज ए एजुकेशनल बैकग्राउंड में बैकअप दूँ, और मुझे पहले से था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, लेकिन किस चीज़ें से मेरी मेडिकल एंड फिट के कारण मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। तो एज अ सिविल सर्वेंट मैं कैसे काम कर पाऊँगा इस मीडिया में?
तो इसलिए डेवलपमेंट सेक्टर मैंने चुना कि मैं आगे जाके इस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में काम करवाऊंगा यूथ को लेकर। देखो हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस करते हैं और एमबीबीएस के बाद एमडी के लिए आगे परस्यू करते हैं, ठीक। एक गवर्नमेंट की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि आप एमडी तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप कम से कम 1 साल रूरल एरिया में उसे डबल फायदा। एक रूरल एरिया के अंदर आपको डॉक्टर्स मिलेंगे जो एमबीबीएस, एक जमाने में एमबीबीएस डॉक्टर बड़ा होता था, आज ठीक है पर एमबीबीएस डॉक्टर आपको हर गांव में मिलेंगे। और दूसरा, जब गांव के लोगों से वो मिलेंगे तो वो एक रियलिटी को देखेंगे। आजकल क्या हो रहा है, पहले जमाने के डॉक्टर जो होते थे उनको भगवान का रूप बोलते थे, और आज क्या हो रहा है, वो आपका बिल फाड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 करोड़ 3 करोड़ की तो फीस देके जा रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, पर वो जब गांव में रहेंगे तो एक ऐसी रियलिटी से भी उनका मतलब फेस करेंगे कि कितनी गरीबी हमारे देश में है और ऐसे भी लोग जी सकते हैं। और दूसरा उनका फायदा ये है कि आपको जितने केस आप हैंडल करोगे उतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप गांव में जब आओगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसका अनुभव जो आपको मिलेगा वो आपको अपने आगे जाके जब मेन डॉक्टर आप बनो तब आपको काम आएगा और हमको गांव का डॉक्टर मिल जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि 1 साल के लिए आप रैंडमली चिट निकलेगी और उस गाँव में वर्क करो। तो क्या होता है, जो सुविधा होता है उसको भोपाल में अटैच कर देंगे और जो विचार नहीं होगा उसको गाँव में ये होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताएं। मैंने भी ट्राई किया था एयरफोर्स वगैरह, उसके बाद यूपीएससी की पढ़ाई, इंडियन फॉरेन सर्विस। सो उसके बाद वो हुआ नहीं यूपीएससी का, तो सोशल सेक्टर में आया तो मैंने देखा कि एक गैप जो सरकार करना चाहती है और लोग चाहते, द ब्रिज वेयर इट इज मिसिंग, तो वही समझना है और मैं क्या कर सकता हूँ ये ब्रिज करने के लिए। एंड आई थिंक स्ट्रैटेजी वाइज देयर इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग, जो हाथ नहीं मिलता, तो वो समझना है। मैंने इससे पहले गांधी फेलोशिप की थी जहाँ पे मैंने सोशल सेक्टर में गांधी